हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये कलाम के द्वारा फाइनल टेस्ट नंबर 3 लिया गया था 31 अगस्त को। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे। आपको खुद से करना है, टेलीग्राम पे पीडीएफ इसकी पड़ी हुई है, तो आप खुद से करना चाहे कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस बेस्ड है। जो भी आपके मैं टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिकों से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के, वो सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी क्वेश्चन में। हालांकि कलाम के द्वारा जो फाइनल टेस्ट लिए गए मोस्टली जो है आपके सिलेबस बेस्ड, और जितने सिलेबस में नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं और या मार्क्स दे रखे हैं उसी आधार पर पूछे गए हैं। तो इसमें हम हिंदी से शुरुआत करेंगे क्योंकि हिंदी में आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर इसके अलावा जो भी जीके का पोर्शन है, आपकी साइंस है, कंप्यूटर है, मैथ है और ठीक है इंग्लिश है, सभी को करेंगे एक साथ में, ठीक है। तो अभी कर लेते हैं शुरुआत हम हिंदी से, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, तो हिंदी के क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे गए थे जो 1 से 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, और आप देखते चलिए, आप खुद से भी कर पाएंगे। बहुत आसानी क्वेश्चन पूछ लिए हैं इन्होंने। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 101 है। इसमें आपसे पूछा है कि आंवला का तत्सम रूप क्या होगा, यानी जो संस्कृत के शब्द हैं उन्हें ही कहते हैं एक तरह से तत्सम शब्द। तो आंवला, आंवला को कहते हैं आमलक। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा। इसमें पूछा है तद्भव शब्द कौन सा है। तो आप देखें, तद्भव एक तरह से संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित हुए शब्द ही होते हैं। तो हिंदी में इसमें देखो घर है, ठीक है, तो ये आपका तद्भव रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी पाषाण है, ये पत्थर को कहते हैं, अच्छी है और तालिका, ये सभी तत्सम शब्द है। एकमात्र घर था जो आपका तद्भव में दे रखा था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा। ये कह रहा है कौन सा जोड़ा है पर्यायवाची नहीं है, यानी ये कह रहा है कि ये जो जोड़े दे रखे हैं ना, ये पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें से नहीं है, वो कौन सा है। तो वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अम्बुज का मतलब होता है कमल के पर्यायवाची के रूप में आता है, और जो जलद होता है ये आपके बादल के पर्यायवाची के रूप में आता है। तो ध्यान रखना है। बाकी कंचन हेम और जैसे असी कृपाण, ये आपके तलवार के पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, ये भी सही है। और आपकी रुधिर, यानी जो आपका खून होता है या ब्लड होता है उसे कहते हैं रुधिर, या शोणित कहते हैं, तो एक ही बात है। बाकी आप कमल के पर्यायवाची हो गए, बादल के हो गए, जल के हो गए, आग के हो गए, इस प्रकार के मोस्टली आपको क्वेश्चन देखने को हर परीक्षा में मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें, अगर देखो, एक तो अम्बुज होता है, एक आपने अम्बु और नाम सुना होगा, तो ये कन्फ्यूजन करने वाले हैं, तो इसे हम जल कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कमल के अगर पर्यायवाची की बात करें तो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे सरोज हो गया, और क्या हो जाएगा, सरोज हो गया, पंकज हो गया, ये भी आपके समाज में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नीरज हो गया, नीरज, और है इसके अलावा, और एक अरविंद, यानी ये मोस्टली परीक्षा में क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। इसके अलावा बादल की बात करें, तो बादल की बात करें तो देखो, बादल में मोस्टली ये होता है कि इसमें द पीछे शब्द आते हैं। जैसे इसके पर्यायवाची देखें तो जैसे नीरद, इसका मतलब ये बादल से ही संबंधित है। और इनके अलावा जैसे द आता है पीछे, जैसे वारिद हो गया, तो इसमें भी आपके ये बादल के हैं। जैसे बादल हो ही गया खुद से, ठीक है। और बादल में तो नहीं आता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये आपके कह सकते हैं बादल के ही पर्यायवाची है, ठीक है। यानी जलद है वो बादल का पर्यायवाची है। इसमें जैसे नीरद हो गया, वारिद हो गया, और क्या बताए थे, एक पयोधर होता है और एक पयोध। तो मैंने केवल ये कहा था, इनमें द आता है मोस्टली पर्यायवाची में। इसमें ज आता है, जैसे सरोज, पंकज, नीरज, ठीक है। तो ये कमल में ये पहचानने के तरीके हैं। बाकी आप है इन चीज़ों को समझते होंगे। तो इसमें से ऑप्शन नंबर है 2 है जो गलत दे रखा था, बाकी सभी सही थे। जैसे विलोम पूछा है 104 नंबर में कि अनुरक्त का विलोम क्या होगा, तो इसका होता है विरक्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 105 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि काम पूरा होने का विश्वास, तो इसका एक शब्द होता है प्रत्याशा। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 106 कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो अगर आप इन सभी में से देखें ना, तो कठोर से बना है कठोरता, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें पूछा है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम 3 होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इन्हें आप हिंदी में क्या कहते हैं वो देख लेना। जैसे सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष, और जो थर्ड पर्सन होता है इसे अन्य कहते हैं, और बाकी फर्स्ट होता है इसे उत्तम कहते हैं हिंदी में। अब देखिए, हमें पूछा है ये सेकंड वाला,
क्योंकि ये मध्यम पुरुष है ना, तो ये आप है ना, ये मध्यम में आता है। बाकी ये मैं है तो आपकी उत्तम में आ जाएगी, वह है ये आपकी थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष में आ जाएगी। तो इस प्रकार राइट आंसर तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा, आदि शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये कहेंगे हम एक तरह से आदिम बोल सकते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी इसका विशेषण बनाना था तो आदिम हो जाएगा। किसका? आदि का। क्वेश्चन नंबर 109 है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है यानी जिसमें कर्म नहीं होता है वो पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बालक सोता है, ये अकर्मक क्रिया का एक तरह से सेंटेंस दे रखा है, इसमें कर्म नहीं है। सिंपल सा लॉजिक ये है। बाकी लड़की पत्र लिखती है, इसमें पत्र है, कर्म दे रखा है, तो पहचानने में आसानी है। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो ये पतंग है, ये कर्म दे रखा है इसमें। और जैसे कि माँ गेहूँ पीसती है तो गेहूँ है, ये भी कर्म दे रखा है। तो ओवरऑल देखे तो इन तीनों में तो कर्म दे रखे थे, 2, 3, 4 नंबर ऑप्शन में, लेकिन 1 नंबर ऑप्शन में कर्म नहीं दे रखा था, यही पूछा था। बाकी में अकर्म क्रिया किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसमें प्र उपसर्ग नहीं है। जैसे प्राध्यापक है तो कहीं ना कहीं ये प्र प्लस अध्यापक से बना होगा, और इसमें सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी, यानी सवर्ण का मतलब दीर्घ संधि हो जाएगी। अ मिलकर आ बन जाता है, यानी अ मिलकर आ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाती है इसे, तो इसमें तो दीर्घ संधि है। अगर इसकी प्रवाह की बात करें तो प्र प्लस वाह, ठीक है, तो इसमें भी आपका प्र उपसर्ग है। प्रसिद्धि की बात करें प्र प्लस सिद्धि, इसमें भी सही है। जो प्र प्लस ये है ना तिथि, ये तिथि दे रखा है तो ये कोई शब्द नहीं होता है। प्र तो सही दे रखा है लेकिन ये तिथि है, कोई इसका ना सेंस निकलता है। तिथि होता है जो तारीख वगैरह होती है, तो उसे तो जानते हैं, ये वाला कोई शब्द नहीं होता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसमें नहीं, यानी उपसर्ग तो दिखाई दे रहा है इसमें प्र, लेकिन ये सही नहीं है शब्द, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है, गलत है, जो प्र उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी सही थे। ठीक है, चाहे वो प्राध्यापक हो, प्रसिद्धि हो, प्रभाव। नेक्स्ट देख लेते हैं 111 नंबर कि प्रत्यय रहित शब्द कौन से हैं। तो प्रत्यय रहित होते हैं यानी शब्द के अंत में लगते हैं, और जो हमने अभी देखा था जो उपसर्ग होते हैं वो सामने लगते हैं, सामने मीन्स ये आगे लगते हैं। जैसे अपमान की बात करें तो कहीं ना कहीं ये अप प्लस मान से ही बना होगा। ठीक है, तो मान तो शब्द हो जाएगा जो मूल शब्द है। ठीक है, बाकी अप है क्या, उपसर्ग है। अब देखिए सभी ऑप्शनों को, जैसे दयालु है, इसमें आलू कहीं ना कहीं आपका प्रत्यय दिखाई दे रहा है, इसमें गुणता है तो इसमें ता दिखाई दे रहा है, इसमें लिखाई यानी आई दिखाई दे रहा है। ओवरऑल देखें तो अपमान में कहीं पर भी आपको प्रत्यय दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें उपसर्ग लगा रखा है, क्या, अप वाला। तो इस वजह से हम ये कहेंगे इसमें है प्रत्यय रहित है ये। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं जो है आपका 112 नंबर। 112 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, जैसे देख पा रहे हो कि इसमें पूछा है कि विसर्ग संधि का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो विसर्ग ये नीचे है ना, इसमें हुआ है नी प्लस च, यानी नी उपसर्ग होगा, यानी नी प्लस च बनेगा, तो इसमें जो विसर्ग के स्थान पर इसमें स आ जाता है। ठीक है, तो ये च सामने होता है तब ऐसा होता है। अलग अलग विशेषता दे रखी है, लेकिन ओवरऑल हमें पहचानना था विसर्ग संधि कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सज्जन की बात करें तो इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, इसमें व्यंजन है, सत प्लस जन बनेगा शब्द इसका। ठीक है, सत प्लस जन। बाकी अभिषेक की बात करें तो ये आपकी शुद्धिकरण में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है। एक अव्यागत है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें अभि प्लस आगत, तो इसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कौन सी संधि होगी, ई का यह हो जाता है, ये यण संधि है। ठीक है, ओवरऑल कहें तो ऑप्शन नंबर 1 सही दे रखा है कि इसमें विसर्ग संधि है, बाकी किसी में नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 113 देखें ध्यान से, तो इसमें हमें पूछा है वाक्य शुद्धि, यानी कह सकते हैं शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा सही है इसमें। तो आप है सभी को पढ़िए, जैसे एक चाय नहीं, यहाँ पर सेंटेंस कुछ गलत दे रखा है, 1 कप चाय लाओ, ऐसे होता तब सही होता है, ये चाय गलत दे रखा है सेंटेंस, तो ये भी गलत है। उसकी एक आँख कहानी थी, एक ये यानी आँख कहानी थी, ये बात तो सही है कि एक आँख कहानी थी, लेकिन ये एक शब्द नहीं आएगा, उसकी आँख कहानी थी ऐसे बोल सकते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। बाकी और भी देख लेते हैं, आपकी याद बड़ी दुखदाई है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये बड़ी लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से गलत हुआ है। बाकी मेरी अवस्था 20 वर्ष की है, कहीं ना कहीं ये सही है, या ये भी हो सकता है मैं 20 वर्ष का हूँ, तो ये भी सेंटेंस सही हो जाता। तो ओवरऑल देखें तो हमें शुद्ध वाक्य बताना था, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा कार्य करते कष्ट पाना, इसका मतलब यही होता है। ओवरऑल देखें तो देखो हथेली पर सरसों रखना उगाना, ये तो कोई इसका सेंस नहीं निकल रहा है किसका, इस मुहावरे का। बाकी तोता चना बाजे गना, तो ये भी सेंस नहीं है। बालू से तेल निकालना, ये भी नहीं। ओवरऑल देखे तो ये काम ये सेंटेंस हो सकता है
कि होम करते हाथ जलना, यानी कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें हाथ जलना, एक तरह से ऐसे सेंस निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देख लीजिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकांक्ति का अर्थ क्या हुआ। ओवरऑल देखें तो आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे अत्यंत कंजूस होना। तो ओवरऑल देखें इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 116 है, इसमें आपको स्क्रूटिनी दे रखा है, इसका आशय यानी एक तरह से अर्थ बताना है, तो इसका मतलब होता है सवीक्षा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 117 है कि सरकारी आदेश आम जनता के लिए जिस प्रारूप में प्रसारित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहेंगे अधिसूचना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी जो आपके पत्र से संबंधित क्वेश्चन है ना, तो ये वहाँ से पूछा है क्वेश्चन। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन 118 नंबर पूछा है, इसे देखिएगा। ये कह रहा है विभाग की जो निर्दिष्ट सूचनाएं होती है जिस प्रारूप में अवगत कराई जाती हैं उसे क्या कहेंगे, या उस प्रारूप को क्या कहेंगे, ऐसे पूछा है। उसे कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो उसे हम कहेंगे परिपत्र कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि धरोहर राशि का उल्लेख होता है किस प्रकार के पत्रों में होता है। तो इसका ये उल्लेख होगा वहाँ के आपके निविदा सूचनाएं होती है ना, उसमें मिलेगा किसका, धरोहर राशि का उल्लेख। बाकी 120 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द इसमें से नहीं है, वो बताइएगा। देखो पूजनी सही दे रखा है, अल्य सही दे रखा है, बादाम भी सही दे रखा है। देखिए सदृश है ये आपका गलत दे रखा है, इसमें र ये वाला लगेगा न कि री वाला लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, वो शुद्ध शब्द नहीं है। तो इस प्रकार जो आपके हिंदी के क्वेश्चन थे हमने कर लिए। अब देख लेते हैं जो बाकी पोर्शन बच रहे हैं। देखिएगा जो 43 नंबर है ना, यहाँ से आपके जो साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे ना, जो साइंस के, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो हुए हैं। देख लीजिएगा साइंस के 5 क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे हैं। जैसे 43 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं को कौन सा गुण जिसके कारण इनकी पीट कर महीन चादर डाला जा सकता है। अगर देखो जब भी किसकी महीन चादर की बात करें ना, तो आपको एक चादर से सीधा आघात वर्धनीयता होती है ना, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है चादर है आघात वर्धनीयता में आती है। और अगर तार की बात करें तो फिर वो त से तन्यता और त से तार ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। यानी तार है वो बनाया जाता है आपके सोना यानी AU बोलते हैं, और 1 ग्राम तार से यानी 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ये NCERT में एग्जाम्पल दे रखा है। बाकी आघात वर्धी में यही आएंगे सोना और आपके चांदी, जिनकी चादरें बनाई जा सकती है पतली। बाकी सोनोरस वो होता है ध्वनि, एक तरह से ध्वनि उत्पन्न होती है ना, जैसे घंटी होती हैं स्कूलों में वो, या घंटाघर होते हैं उनमें भी होती है, वो सोनोरस का ही उदाहरण होते हैं, ठीक है। बाकी कठोरता तो मोस्टली धातु होती हैं। तो ओवरऑल देखें तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है तन्यता तार से संबंधित होती है और चादर होती है वो आघात वर्धनीयता से संबंधित होती है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश की घटना यानी प्रकाश की कौन सी घटना है जो प्रकीर्ण से संबंधित नहीं है। ओवरऑल देखें प्रकीर्ण में देखिए एग्जाम्पल आते हैं जैसे खतरे के जो संकेतों का लाल रंग का होना, यानी ओवरऑल देखें प्रकीर्ण के कारण ही हमें लाल रंग दूर से ही दिखाई देता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये इसी का एग्जाम्पल है, किसका, प्रकीर्ण का। और देखिए महासागरों का नीला दिखाई देना, ये भी आपका कहीं ना कहीं प्रकीर्ण का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, ये भी प्रकीर्ण का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है कि तारों का टिमटिमाना या प्रतीत होना, ये आपके अपवर्तन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। ध्यान रखना है जैसे कि प्रकाश का प्रकीर्ण होता है उसी प्रकार प्रकाश का अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होते हैं, ये सभी आपकी प्रकाश की घटनाओं में आते हैं। ओवरऑल देखें तो हम ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये तारों का टिमटिमाना है वे अपवर्तन का उदाहरण होगा, न कि प्रकीर्ण का। हमें पूछा क्वेश्चन में यही था, प्रकीर्ण की घटना नहीं है। तो ओवरऑल 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी भी कारक तथा जीन के 2 या 2 से अधिक विकल्पी रूपों को कहा जाता है। एक ही चीज़ ध्यान रखना, या तो एलिल या इसे इंग्लिश में भी ध्यान रखें एलिल। ये एलिल होते हैं ये आपको, या इसे एलिलोमॉर्फ कह रहा है ना, तो वो एक ही बात है, चाहे एलिल कहिएगा एलिमॉर्फ कहिएगा, ये सभी है आपके युग्म विकल्पी होते हैं। यानी एक कह सकते हैं युग्मनज के 2 युग्म विकल्पी हो जाते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो युग्म विकल्पी होते हैं वो किसी एक लक्षण के 2 हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे किसी भी कारक फैक्टर का मतलब, कारक का मतलब यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं, अगर मेंडल ने तो इस कारक को एक तरह से जीन होता है ना,
जीन को कारक ही कहा था उसने, ओवरऑल ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके दो या दो से अधिक विकल्प ही हो तो उसे एलील कहते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। ध्यान रखना ये पूछे कि जीन को कह सकते हैं मेंडल ने क्या कहा था, वो कारक कहा था, ठीक है। बाकी इसमें कुछ बताने का है नहीं। आप नेक्स्ट देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य कथन बताइएगा। तो आप देखिए जैसे रक्तचाप का मापन है वो आपका स्पेग्नोमेनोमीटर करता है, ये बात सही है, ठीक है। बाकी अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है, ये भी बात सही है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन नियमन मेडुला ओब्लोगेटा द्वारा किया जाता है। देखो ये मेडुला ओब्लोगेटा है ना, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो आपने पश्च मस्तिष्क में पढ़े होंगे तो मेडुला ओब्लोगेटा भी आता है और इसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी आती है। स्पाइनल कॉर्ड को हम कहते हैं हिंदी में कहें तो मेरुरज्जु। तो ये मेरुरज्जु का काम होता है क्या, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करना। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ये मेडुला ओब्लोगेटा से संबंधित नहीं है, किससे, स्पाइनल कॉर्ड जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। बाकी 4 नंबर ऑप्शन में ये दे रखा था कोशिकाओं को फेफड़ों की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ये भी बात सही है। तो ओवरऑल इसका 3 नंबर ऑप्शन सही दे रखा है, असत्य बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 47 नंबर है। इसमें पूछा है कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हैजा जीवाणु जनित है, प्लेग जीवाणु जनित है, ट्रैकोमा ये जीवाणु जनित है, ये आँख से संबंधित है, ये ध्यान रखना। आँख में जो आँख आ जाना या अन्य चीज़ें हैं वो आँख से संबंधित है। ओवरऑल देखे ये जीवाणु जनित माने जाते हैं, हैजा, प्लेग, ट्रैकोमा। जो चेचक है ये आपके विषाणु जनित होता है, विषाणु को इंग्लिश में कहते हैं वायरस, तो वायरस जनित रोग है ये। क्या चेचक, तो हमें ही पूछा था, जीवाणु जनित नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन थे साइंस के। अब देख लेते हैं बाकी जो जीके के पूछे गए हैं या अभी हम देख लेते हैं जो जीके वाला पोर्शन है ना, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके से संबंधित वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। तो इसमें 1 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको इस प्रकार पूछा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि मानसिक ने लाख पसाव की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे किया था, इसमें ये मोस्टली देखा जाए तो कवियों के नाम दे रखे हैं, तो इसमें से आप बताइएगा किसको सम्मानित किया गया था। तो इसमें से सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर कवि जो आपके बांकीदास हैं, यानी कवि राजा बांकीदास है ना, इनको है लाख पसाव की उपाधि किसने दी थी, आपके मान सिंह ने दी थी, जो जयपुर वाले राजा थे, ठीक है। एक चीज़ और है, मान सिंह जरूरी नहीं है जयपुर वाला हो, ठीक है, तो ये अन्य से भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 2 नंबर ऑप्शन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बैराट सभ्यता का उत्खनन नहीं किया था। अगर आप इनमें से देखें तो जो आपके देखो दयाराम साहनी संबंधित है आपके बैराट सभ्यता से, और नील रत्न भी है, कैलाश चंद्र दीक्षित भी है, लेकिन एच.डी. सागली है ना, ये आपके संबंधित है। इन्होंने आर्य सभ्यता थी ना जो उदयपुर वाली, तो उसमें इन्होंने खोज या उत्खनन में इनका नाम आता है, किनका, एच.डी. सागलिया। और ध्यान रखना आर्य सभ्यता है ये किस नदी के किनारे पर थी, बनास नदी के। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो आपकी बैराट सभ्यता जयपुर वाली है उससे संबंधित है दयाराम साहनी, नील रत्न शास्त्री, कैलाश चंद्र दीक्षित। जो संबंधित नहीं हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 3 नंबर क्वेश्चन है कि मेवाड़ और मुगल संधि किस वर्ष में हुई थी, 15 और 16। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान के एकीकरण में जो चतुर्थ चरण था, ये 4 नंबर का, उसमें बृहद राजस्थान का उद्घाटन करता कौन था। ये आपके अभी जो पटवार परीक्षा हुई है ना फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया था, तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर 3 नंबर की बात करें तो फिर जवाहरलाल नेहरू आए थे, जो 3rd नंबर का था ना, तो जो 3rd नंबर का था संयुक्त राजस्थान, तो संयुक्त राजस्थान का आप अगर ये पूछे उद्घाटन किसने किया था, वो जवाहरलाल नेहरू। जो 4 नंबर का था बृहद राजस्थान, तो वो उसका उद्घाटन करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पाटन का युद्ध कब हुआ था, इसमें पर्टिकुलर डेट पूछी है, तो वो जून 1790 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 6वां, चरखा संघ और खद्दर भंडार है की स्थापना किसने की थी। ये बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। तो ये कहाँ पर स्थापना ये की थी दोनों की, जैसे चरखा और खद्दर, ये आपकी नागौर में की थी,
नागौर में इनकी स्थापना की थी। किसने? बाल मुकुंद बिरसा। ये नागौर से ही संबंधित थे और इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहते हैं, ये ध्यान रखना। राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं? तो वो नाम आता है बाल मुकुंद बिरसा का। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर एक ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि उदयपुर में दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये दयानंद सरस्वती है ना, तो इन्होंने 1883 में की थी। कहाँ पर? उदयपुर में। ये परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में की गई थी। तो ये जब राजा हुआ करते थे इसके मेवाड़ सज्जन सिंह, उनके काल में ही की गई थी, ये ध्यान रखना। एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जो पटवार की परीक्षा हुई थी ना, जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? उसमें स्वामी विवेकानंद ऑप्शन था, दयानंद सरस्वती था, एक और ऑप्शन था। यानी होने को तो 4 थे, लेकिन मुझे ये मालूम है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एक और ऑप्शन था। तो ये आर्य समाज की स्थापना ये बम्बई में की गई थी ना, तो ये इन्हीं के द्वारा की गई थी। किसका नाम आता है? दयानंद सरस्वती का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है, ये जोधपुर बुलाए गए थे। कौन? दयानंद सरस्वती। तो इन्हें जहर दे के मार दिया गया था। तो जो पासवान थी ना, किन की? उन राजा की, जोधपुर वाले की, उन्हीं के थ्रू मारा गया था। उनका नहीं नाम पूछा जाता है, कब और यानी कौन सी रियासत में मारे गए थे, तो वो भी डेट पूछी जाती। तो ये भी ध्यान रखना है। ओवरऑल परोपकारिणी सभा की स्थापना की बात की जाती है तो दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में की थी। तब मेवाड़ के राजा हुआ करते थे सज्जन सिंह। कब? 1883 में। तो ओवरऑल 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर। 1857 के विद्रोह के समय जयपुर रियासत के किस क्रांतिकारी ने मुगल बादशाह से पत्र व्यवहार किया था? तो उसमें देखो, इसमें से शिव सिंह है ना, ये कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा, एरनपुरा छावनी जो पाली में थी ना, तो उसमें चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये वाले कहने वाले थे वो शिव सिंह ठाकुर थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। असोवा के ही रहने वाले थे। तो ओवरऑल ये आपके संबंधित तो एरनपुरा छावनी से है। बाकी सब ये लियाकत अली खां, सादुल्ला खां, उस्मान खां, इन्होंने कह सकते हैं पत्र व्यवहार किया था मुगल बादशाहों से। ठीक है, तो ओवरऑल इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि जयसिंहपुरा हत्याकांड किसान आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित है। ये सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ था तो किस कह सकते हैं रियासत में हुआ था, या रियासत नहीं तो किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वो शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित था। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से प्रजामंडल की स्थापना बम्बई, यानी कह सकते बम्बई का मतलब मुंबई है, तो ये किस रियासत की स्थापना की गई थी? ओवरऑल देखें तो इसमें हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बम्बई में की गई थी। और बीकानेर की कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता। राजस्थान की 3 रियासतें थी जिनकी स्थापना है अदर कह सकते हैं क्षेत्रों में हुई थी। जैसे एक तो बीकानेर, कलकत्ता, सिरोही मुंबई, एक और है जिसकी स्थापना शायद हिसार हरियाणा में की गई थी। हिसार नहीं तो हरियाणा में की गई थी। ओवरऑल अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सी रियासत थी। तो ओवरऑल इसका तो राइट आंसर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में की गई थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब देखो कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। किसके? कंप्यूटर के। तो वो यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो देख लीजिएगा किस प्रकार के हैं। जैसे इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस देखें तो इसमें से हो जाएगी जो आपका लाइट पेन होता है ना। लाइट पेन का मतलब होता है, आपने देखे होंगे ये आपके जो भी आपकी ऐसे बोल सकते हैं जो पेन पैड के थ्रू पढ़ाते हैं वो भी लाइट पेन के अंडर में ही आते हैं। तो ये इनपुट में आते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये मॉनिटर होगा ये आउटपुट में आएगा, स्पीकर भी आउटपुट में आएगा और प्रिंटर भी आउटपुट में आएगा। ओवरऑल 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12वां है कि मल्टी यानी निम्न में से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये शायद ये पटवारी इससे पहले हुई थी ना भर्ती 2022-23 में हुई थी, तो उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं? तो MS-DOS है, वो आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि वर्ड विंडो में हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो ये कमांड है आपकी F1 का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14वां। इसमें पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है?
ओवरऑल देखें कंट्रोल प्लस की का उपयोग किया जाता है। शायद पटवारी फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी 2025 की भर्ती हुई है, वो परीक्षा हुई है, उसमें पूछा गया था, ये यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, वेब पेज एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो हम उसे HTTP बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, और 16 नंबर है। ये कहीं ना कहीं आपकी राजस्थान की जो पॉलिटी है ना, ये उससे संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। जैसे कि 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हालांकि देखा जाए पॉलिटी के अलावा आपके में जैसे राजस्थान जी के में आपदा प्रबंध है ना, टॉपिक आपदा प्रबंध है, ये आपके 2 जगह जुड़ा हुआ है टॉपिक। एक तो साइंस में तो अपशिष्ट प्रबंध के नाम से है, और जीके के पोर्शन में आपदा प्रबंध के संबंध से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अब ये पॉलिटी प्लस उससे संबंधित दोनों से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य अधिकारी कौन होता है, या कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, ऐसे पूछा है। तो इसमें से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। जो मुख्य सचिव होता है ना, ये वही होता है आपदा जो प्रबंध प्राधिकारी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी माना जाएगा, यही कौन, मुख्य सचिव। और वर्तमान में राजस्थान का मुख्य सचिव कौन सा है? ये शायद पटवारी में ही पूछ लिया करंट में, तो वो हो जाएगा सुधांश है या सुधांशु पंत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि डीएम एक्ट 2005 के संदर्भ में असत कथन बताइएगा। ओवरऑल आप सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। जैसे पहला है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, सही बात है। इस एक्ट को 23 दिसंबर 2005 में लागू किया गया था, ये भी बात सत्य है। वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 18 बटालियन है, ये वाला संबंधित नहीं है। बाकी एक्ट की धारा 25 राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर 3 गलत था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पर स्थित है, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा है ये आपके अजमेर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और 2.5 दिन के झोपड़ी की जगह पे पहले क्या था, तो यहाँ पे एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण है, ये आपके बीसल देव थे ना, बीसल देव या इन्हें क्या देते थे, विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ थे ना, ये उन्होंने ही यहाँ पे हरकेली नाटक लिखा था। हरकेली, तो हरकेली जो नाटक लिखा था ना, वो आपके विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया था, ये संस्कृत में लिखा गया था। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो ओवरऑल 2.5 दिन का झोपड़ा है वो आपके अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में रीति रिवाजों में जो आपकी समटूड़ी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो वर पक्ष होता है ना, जो दहेज से संबंधित होता है। ये वर पक्ष से जो वस्त्र या दहेज नगद राशि का भेंट करना, इन वधु पक्ष का, वर का नहीं वधु का है, ये वधु पक्ष का वधु पक्ष के थ्रू एक तरह से दहेज देना या वस्त्र देना या नगद कोई राशि भेंट करना, ये सभी आपके समटूड़ी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राजस्थान की लोक संस्कृति में मेबंद क्या है? मेबंद है ये आपके सिर का आभूषण है। ओवरऑल देखें तो आभूषण कहाँ है, महिलाओं का एक आभूषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार राजस्थान में कौन सा त्यौहार चैत्र माह में नहीं मनाया जाता है? ओवरऑल देखें तो इसमें से देखो, रामनवमी चैत्र महीने में आती, गुड़लाबी त्यौहार, हनुमान जयंती, लेकिन पीपल पूर्णिमा है जिसे आप वैशाख पूर्णिमा बोलते हैं, ये आपकी चैत्र माह में नहीं आती है। ठीक है, तो ओवरऑल यही है, वैशाख पूर्णिमा भी बोल देते हैं इसे ही, किसे, पीपल पूर्णिमा को। तो ओवरऑल 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इसमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जैसे मरु मेला है जैसलमेर में, कपिल धारा मेला है। देखो इसमें कन्फ्यूजन करने के लिए अगर आपसे ये कहे कि कपिल मुनि धारा मेला, तब तो ये आपके बीकानेर से संबंधित हो जाएगा। और अगर आपसे कपिल धारा कही तो फिर ये 12 से संबंधित हो जाएगा। 12 में भी आपके नरहड़ में ये मेला लगता है। तो ओवरऑल कहें तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है, वो मिलान सही नहीं है। बाकी बरतरी मेला अलवर से, तेजाजी का मेला खरनाल से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलगोजा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज वाद्य यंत्र ये अलगोजा ही माना जाता है। ठीक है, और ये कैसा वाद्य यंत्र है? ये सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी हवा के थ्रू बजाया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा एक इसमें से भील जाति का नृत्य नहीं है? तो देखो वालर आपका भील से संबंधित, मारिया या मोरिया बोल देते हैं इसे, ये भी भील से है। लूर भी आपके भील से है। लेकिन युद्ध नृत्य है ना, ये आपके मेवाड़ के क्षेत्र में किया जाता है, तो हम ये कहेंगे ये भील जनजाति से संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि जानकी भांड का संबंध किस लोक नाट्य से? ये स्वांग से संबंधित। स्वांग का मतलब होता है एक तरह से रंग रूप चेंज करना, यानी एक तरह से बहरूपिया बोल सकते हैं, या इसे ही भांड जानकी भांड को मंकी मैन भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखना है ये स्वांग से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा 26 नंबर के केला पानी पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो ओवरऑल देखें तो ये कहीं ना कहीं आपके बांसवाड़ा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर है, बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? तो ध्यान रखना है ये आपके विग्रहराज चतुर्थ थे ना, उनकी दरबारी कवि हुआ करते दलपति विजय। एक से रुकिएगा, बीसल देव, तो बीसल देव वही विग्रहराज चतुर्थ को कहते थे। तो ये देखो, ये ध्यान रखना, हो सकता है कि मैं कन्फर्म नहीं, या तो इन्हीं के दरबारी थे या फिर पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे ना, उनके दरबारी हुआ करते थे। कौन? दलपति विजय, उन्होंने लिखा था बीसल देव रासो। तो मैं कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ कि ये आपके जो विग्रहराज चतुर्थ थे या जिन्हें बीसल देव कहते थे उनके दरबारी कवि थे, या पृथ्वीराज चौहान के, इन दोनों में से किसी के में थे। कौन? दलपति विजय, उन्होंने लिखा था बीसल देव रासो की रचना की थी। तो ओवरऑल इसका हमें आंसर पर जाना है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कहीं ना कहीं अब मैथ के आगे, अब मैथ के लास्ट में कर लें क्या? अभी कर लें? तो अभी कर लेते हैं, देख लीजिएगा। ये कह रहा है 8, 10, 12 अभाज्य तीनों अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यानी ये कह रहा है कि 8, 10, 12 से विभाज्य, अब विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यानी इन तीनों से भाग चला जाए। तो देखिएगा एक्चुअल में क्या है कि इसमें आप भाग दे के देखना होगा, या तो एलसीएम ले लीजिएगा तीनों का, फिर एलसीएम का भाग दे दीजिएगा किसी भी संख्या में, जिसमें चला जाए वही आंसर आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली इसमें से अंक उठा लीजिएगा, जैसे 8 है, अब 8 का दे के देख लीजिएगा एक एक करके, तो कन्फर्म हो जाएगा। जिसमें जाएगा निश्चित तौर से और में भी जाएगा। अगर बाई चांस सभी में जा रहा है तो फिर एक और संख्या जो 10 है उससे देख लेंगे करके। ओवरऑल देखें तो 10 को उठाएंगे तो 10 का इसमें 900 में चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। 8 का देखिएगा इसमें जा रहा है क्या? किसमें? आपकी 900 में। तो देखिएगा इसमें नहीं जा रहा है, आप तो करके देख लेना, क्योंकि 8 का भाग इस 9 से 60 में चला जाएगा। कैसे? 8 1 8 8 3 16 120 बार चला जाएगा। 12 का भी चला जाएगा, 12 8 96 होते हैं, तो 10 बार चला जाएगा। वो 80 बार चला जाएगा, 12 8 96 और 0 बचेगी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। ओवरऑल कहें आप कैसे भी देख लीजिएगा, सिंपल ही क्वेश्चन था। इन तीनों का एक एक करके भाग दे के देख लीजिएगा, इसी में जा रहा है और किसी में नहीं जा रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 3 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? आप भी जानते होंगे 3 संख्याओं का औसत 40 है, तो इसका फिर योग कितना हो जाएगा? इनका गुणा कर देते हैं आपस में, तो 3 गुणा 40 का करेंगे तो 120। बाकी है 2 संख्याओं का औसत ये दे रखा है, तो यानी 2 संख्याओं का औसत 38 दे रखा है, तो इसका योग करेंगे तो इसका योग आएगा 2 गुणा 38 करेंगे, 38 दूनी 76 होता है। अब ये तो 3 संख्या का था, ये 2 का था, इसमें से 76 में 120 में से 76 को घटाएंगे तो 4, और यहाँ पे बचेगी 7 4 11, यानी 44 राइट आंसर आएगा। जो आपका तीसरी संख्या होगी वो 44 होगी। ठीक है, यानी हमने किया कुछ नहीं है, 3 संख्याओं का औसत दे रखा था 40, 3 का गुणा 40 से किया 120 आया, ये योग होता है। बाकी 2 संख्याओं का दे रखा था औसत 38, इसका 2 से गुणा करके 76 आ गया था, इस 120 में से 76 घटाया था तो 44 बचा था, तो यही तीसरी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा कि 5 रुपये की दर से खरीदे आम और 6 रुपये में 5 की दर से बेच दी, यानी 5 रुपये में आपने कोई आम है वो आपकी, यानी 5 रुपये में 6 आम खरीदे, ऊपर कह रहा है कि 6 रुपये में और 5 आम है वो बेच दिए, यानी ये तो सीपी है, ये आपका एसपी है। यानी कोई चीज़ आपने 5 रुपये की खरीदी और 6 यानी 6 की दर से बेच दी,
ऐसी 5-6 रुपये की चीज़ थी, 5 की दर से बेच दी। ओवरऑल कहें तो हम ये करेंगे, क्या करेंगे कि इसका क्रॉस करेंगे पनम 25, इसे यहाँ पर रखेंगे, इसका क्रॉस करेंगे चकनक 36। तो ये तो CP है, ये आपका SP है। तो इसे देखिएगा, यानी ये SP का मतलब विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे क्योंकि ज़्यादा है आपका विक्रय मूल्य। यहाँ ओवरऑल देखें तो 11 रुपये का लाभ हो रहा है, और 11 हमेशा जो भी लाभ प्रतिशत निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो बट्टी में रख देंगे 25 गुणा 100 कर देंगे, 25 और 100 यानी 11 चौक 44, 44% ये प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का मतलब लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर है, वो कुछ इस प्रकार पूछा है आपसे। अब ये कह रहा है कि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुणा हो जाएगा। ओवरऑल देखें आप, इसमें से देखिएगा जो ब्याज है ना वो 1 रुपये दे रखी है, यानी 1 दे रखी है, और बाकी मूलधन दे रखा है 4। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे, P का मतलब होता है मूलधन दे रखा है इसमें 4, आपकी SI यानी साधारण ब्याज दे रखी है 1, टाइम दे रखा है आपका, कितना दे रखा है टाइम, इसमें दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि SI यानी साधारण ब्याज बराबर होता है PTR/100। ठीक है, हमें इसमें से R ज्ञात करनी है। तो R बराबर करेंगे तो SI × 100/PT, ये वाला फॉर्मूला है ना, इससे निकलेगा। तो इसमें साधारण ब्याज कितनी दे रखी है हमें 1, तो 1 रखेंगे गुणा, और इसमें 100 का गुणा कर देंगे सूत्र के अकॉर्डिंग। बाकी मूलधन दे रखा है 4 गुणा, और इसमें टाइम दे रखा है 5 वर्ष, ये दे रखा है, यहाँ पे भी लिख रखा था 5। अब इसे जो ज्ञात करेंगे ना वो R निकले आएगी। 4 का भाग है आप 100 में देंगे तो 25 बार, 5 का भाग 25 में देंगे तो 25, यानी आप ओवरऑल ये कहेंगे कि जो दर या रेट निकल के आएगी वो 5% निकल के आएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। हमने किया कुछ नहीं था, जो साधारण का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, उसमें से R को हमने यहाँ पे रख लिया बाहर, और बाकी सभी इधर कर दिए, 95 कर दिया। तो इससे फॉर्मूला निकल के आता है। तो डायरेक्टली आप कैसे भी कर सकते हैं कि जैसे आप पे आता है उस हिसाब से, जो मुझ पे आता है मैंने वो तरीका बता दिया। बाकी 32 नंबर क्वेश्चन है, कोई राशि है 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 गुना, यानी ये 4 गुना या 4 गुना हो जाती है। तो बताइए कि 10 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। तो देखो ओवरऑल आप इस क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से कर लें, ये ध्यान रखिए कि 5 वर्ष में हो रही है 4 गुना, तो 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये, यानी 5 वर्ष में 4 गुना, तो फिर अगले 5 वर्ष में भी 4 गुना, तो यानी 16 गुना हो जाएगी। तो डायरेक्टली आंसर पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन गुणा वाले ही मोस्टली बनते हैं, जो चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर बनते हैं, जो गुणा वाले क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये कहता है 5 वर्ष में आपकी 2 गुना हो जाती है, तो 10 वर्ष में फिर वही 2 गुना, किसकी 2 की, तो 2 दूनी 4, तो 4। इसी प्रकार आप इसे भी कर सकते हैं कि 5 वर्ष में हो रही थी 4 गुना, अगले 5 वर्ष में फिर 4 गुना, तो 416, तो 16 गुना। इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसा भी आप पे आता है वैसे कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि करने पर वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप भी जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो हमेशा ही जो वृद्धि की जाती है, तो आप इस पाई को तो छोड़िएगा, ये तो कांस्टेंट है। जो R है ना, ये 2 बार वृद्धि होगी 50%। तो देखिएगा जैसे मान लीजिए पहले 100 थी, अब कितनी होगी 150, क्योंकि 50% वृद्धि ये 2 बार होती है, ये ध्यान रखना है। तो आप किसी भी प्रकार से कर लीजिए। देखो मैं कैसे करूँगा कि 50% की वृद्धि हुई, फिर 50% की वृद्धि हुई, क्योंकि R² है, यानी 2 बार डाटा लिखना होता है। ये नीचे रखेंगे 100, तो 2 जीरो से तो 2, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 होता है, या 15 × 15 करेंगे तो भी 225 होता है। पहले हमने माना था 100, अब हो गया है कितना 225। कितने की वृद्धि हुई है 125 की, कितने पर 100 पर, गुणा 100। तो यानी हम ओवरऑल कहें तो 125% की क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो कैसे भी कर लीजिएगा, जो आप पे तरीका आता है उस हिसाब से। यह आसानी क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 34 नंबर कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:8 है। ए की आय में 20% वृद्धि, बी की आय में 10% की कमी करने पर इनकी आय का अनुपात क्या होगा। देखो जो तरीका आप पे आता है उसी से कर लीजिएगा। जैसे मेरे पे तरीका आता है मैं उससे बता देता हूँ कि A अनुपात B है, जिनका अनुपात दे रखा है 7:8
8 दे रखा है, ये दे रखा है। अब कह रहा है एक की आय में 20% की वृद्धि, तो मैं जानबूझकर इसमें 2 जीरो बढ़ाता हूँ इसमें भी, जिससे आसानी होगी करने में। अगर मान लीजिएगा मैं 700 में 20% की वृद्धि करता हूँ, तो इधर कर लूँगा 720/100, क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है, तो यानी 20 से 100 को बांटे 5, और ये सिंपल चीज़ है, आप पे आते हुए 5 अगर 5 5 दूनी 10, यानी 120 जोड़ दूंगा 700 में, जिससे कि आपकी 20% की वृद्धि निकल आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 820। इसी प्रकार ये कह रहा है कि बी वाला जो भाग है उसमें 10% की कमी, यानी इसमें 10% की कमी कर दूं, तो इधर कर लूँगा 810/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी ओवरऑल 80 की यानी माइनस करना होगा, क्योंकि कमी हो रही है। अगर 80 कम करेंगे 800 में तो कितना आएगा 720। तो ये अनुपात है ना, ये पूछा है हमें कि ये मतलब इनके आएगा अनुपात ये है। अगर हम इसे साधारण रूप में करें तो इसे 0 से 0 काटेंगे, इसे काट लेंगे, कितने से काटे, ये है 82 और ये है 72, 2 से काटते हैं तो ये 4 और ये 41 बार, इसे काटते हैं तो 3 और ये 6, यानी 46 अनुपात हमारा 36 आ रहा है। कहीं ना कहीं हमने गलती की है, तो एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर हमने गलती की है। हो सकता है एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, अगर 2 जीरो से 2 काटें 7 दूनी 14, यानी 140 होता है। यहाँ पे हमने कर लिया था, मैंने कर दिया था ये 1/5, 5 यानी 120 कर दिया था यहाँ पे, तो ये वाली गलती हुई है मुझसे। तो देख लीजिएगा इसमें जो हमने जोड़ा था ना 1 से, ओवरऑल करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कराया ना तरीका वो बिल्कुल सही है, बस मुझसे ही गलती हुई है कि मैंने यहाँ पे कितना जोड़ दिया था, 5 5 यानी 120 जोड़ दिया था इस 700 में, जबकि जोड़ना था 140, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है। तो आप देख लीजिएगा 20/100 और इंटू कर लेंगे 700, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 7 दूनी 14, यानी 140 आएगा। तो 140 इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 840। इधर सही आया था 80, माइनस कर देंगे इसमें से 720, क्योंकि 10% की कमी हुई थी। अब ये अनुपात है ना, ये राइट आंसर है, ठीक है। जैसे 0 से 0 कटेगा, क्योंकि इसे सरलतम छोटे अनुपात में काट लेंगे, तो 7 से इसे किससे काटें, 2 से काट लीजिएगा, 4 ये 42 बार, ये 36 बार, और अब इसे 2 से काट देंगे 21 बार, इसे काट देंगे 18 बार, 21 को काट लेंगे हम 3 से 7 बार, यार इधर देख लेते 21/18 बचा था, इसे काट लेते हैं 3 से 7 बार, और इसे 3 से काटेंगे 6, यानी 7/6 आया था। ओवरऑल 7/6, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखो ओवरऑल इस क्वेश्चन में हमने किया है जो दे रखा है उसी आधार पर चलते गए थे, बस यही अंतर था कि हमने जो 7/8 था इसमें मैंने अपनी तरफ से 2 जीरो ऐड की थी। तो ये कह रहा था पहले में तो 20% की वृद्धि होती है, तो वो वृद्धि आई थी हमारी 140 निकल गए, तो 700 में अगर 140 जोड़ेंगे तो 840 आया था। इसी प्रकार दूसरे बी भाग की कह रहा था इसमें 10% की कमी हो जाती है, तो हमने इसे अलग से निकाला था, इसमें 80 निकल के आया था, इसमें से 80 माइनस करेंगे यानी कमी हो रही है तो 720 आ गया। इन दोनों के अनुपातों को सरलतम रूप कर लेना काट काट के, तो वो निकल के आया था 7/6। इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कह रहा है पाई चार्ट का दूसरा नाम क्या होता है, या पाई चार्ट बोले या आरेख बोले, इसका दूसरा नाम है। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी जो शिक्षक भर्ती होती है ना लेवल 1 सेकंड, तो उसमें भी पूछा है। इसे हम बोलते हैं पाई चार्ट का मतलब ये है, ये ध्यान रखो, ये पाई चार्ट बोलते हैं, पाई आरेख कह लीजिएगा, ये वाला है ना ये पाई चार्ट ही होता है, इसे वृत्तीय आरेख कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन पूछा है, यानी जो एक आपके में टॉपिक दे रखा है कि आलेखों का चित्र द्वारा निरूपण, तो उससे ये क्वेश्चन बना है। तो ये कह रहा है कि निम्न एक पाई चार्ट 4 छात्रों द्वारा चुनाव में प्राप्त वैध मतों का प्रतिशत किया गया है इसमें। तो डाले गए कुल वैध मतों की संख्या इसमें 720 दे रखी है। तो जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी से कितने मतों से हराया था। तो आप इन दोनों को ले लीजिएगा, निकटतम, अधिकतम और निम्नतम ले सकते हैं, लेकिन आपको मैथ की टर्म में ये है कि निकटतम प्रत्याशी कितने मतों से हराया, तो आप इसे ले लीजिएगा, ठीक है, यानी 120 से 110। अब ओवरऑल कितने से हराया है इसे, 20 मतों से, क्योंकि इसके 100 थे, इसके 120, तो 20 ज़्यादा कितने में से, तो ये ओवरऑल सभी को काउंट करना होगा, तो ये 360 आएगा। और जबकि इसने टोटल दे रखे कुल डाले गए वैध मतों कितने थे, 720, इसे काटेंगे तो 2 बार, यानी ये 40% आएगा।
तो आने को तो ये 60 भी बैठेगा, कहीं ना कहीं 120 भी बैठेगा। तो वो आपको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि जो मैथ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जीतने वाले ने अपने निकटतम प्रत्याशी को कितने मतों से हराया है। तो ये टर्म के आधार पर आप निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आप पे और कोई तरीका आता है तो उससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 है कि 12 पुरुष 1/3 काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में कर देंगे। तो MDH वाले से ही कर सकते हैं इसे, यानी 12 पुरुष और 1/3 भाग यानी काम है तो इसको नीचे रखेंगे, यानी 1/3 कितने दिनों में, 8 दिनों में। अब दूसरी तरफ कह रहा है कि इसी काम को, ठीक है, यानी इसी काम को 16 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। अब ध्यान रखना एक काम मान लेते हैं नीचे, क्योंकि दे नहीं रखा है। इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी जो 1/3 भाग इधर दे रखा था, इधर दे नहीं रखा तो हमने 1 मान लिया। अब देखो 8 से इसे काट लीजिएगा 2 बार, 2 से इसे काट लीजिएगा 6 बार। अब ध्यान रखना 1/, नीचे 3 थी तो ये तीसरी संख्या ऊपर आ जाएगी तो इसका 3 से गुणा, यानी हम कहेंगे x बराबर वो आपका 18 दिनों में इसे कंप्लीट कर लेगा। आप पे जो तरीका आता है उससे कर लीजिएगा, जो मुझे पे आता है मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए 38 नंबर कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की चाल से दौड़कर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है। तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। देखो पुल की लंबाई का मतलब वही है, दूरी ज्ञात करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, देखो ये किलोमीटर में दे रखी है, ये मिनट में दे रखी है, यहाँ पे मीटर में। तो इस किलोमीटर को आप पहले मीटर में चेंज कीजिएगा। ये मिनट दे रखी है, इसे आप सेकंड में चेंज कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप मीटर में बात करते हैं वो मीटर प्रति सेकंड स्पीड निकल के आती है। किलोमीटर की बात करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा आती है। तो इस वजह से तो आप पहले दे रखा है उसे लिख लीजिएगा। यहाँ पर चाल दे रखी है आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम यानी समय दे रखा है आपका 5 मिनट। आप चाहो तो हमें देखो पुल की लंबाई पूछी है, लंबाई का मतलब होता है दूरी से। तो यहाँ पे लिख लो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। आप चाहो तो इसे यहीं पे चेंज कर लीजिएगा डाटा को, अदरवाइज से वहाँ पर कन्फ्यूजन का मामला बना रहेगा। जैसे किलोमीटर है, इसे मीटर में चेंज करते हैं तो आप भी जानते होंगे 15 में गुणा करेंगे 5/18 का। अब ये मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। और जो मिनट दे रखी इसे सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 5 गुणा यानी 5 मिनट में कह सकते हैं सेकंड कितनी बनेगी, तो इसे 60 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 5 मिनट में तो 300 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये डाटा चाल आ गई, ये डाटा समय आ गया। तो यहाँ पर रख दीजिएगा। चाल आई थी हमारी 15 गुणा 5/18 गुणा 300। अब इसे काट लीजिएगा। कैसे काटेंगे देखिएगा कि इसे काट लेते हैं 6 से काट लेते हैं, 6 × 18। इसे काटेंगे 6 से 54 30। इसे 3 से काट लेते हैं 5 बार। अब बचा क्या, 5 गुणा 5 गुणा और ये 50। तो 5 गुणा 5 गुणा 50 इसे करेंगे तो हम 25 और 25 पंजे 125। तो ये 1250 मीटर की पुल की लंबाई आई। पुल की लंबाई मतलब दूरी है। तो ओवरऑल 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मैंने किया कैसा है, जो चाल दे रखी थी, समय दे रखा था, बस इन्हें आपको ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। क्योंकि ये यहाँ पर किलोमीटर में दे रखा होता तो फिर हम इसे जो मिनट दे रखी थी इसे हम घंटे में चेंज करते। किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा रहता आंसर, यानी यहाँ पे अगर यहाँ पे मीटर दे रखा है तो नीचे तौर से इस किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसे किलोमीटर को मीटर में चेंज किया। मिनट है ये सेकंड में चेंज की। और जो इसमें पुल की लंबाई पूछी थी उसका मतलब होता है दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ये किया है। तो 1250 आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, एक छात्र अपने घर से विद्यालय तक यदि वो 5 किलोमीटर की चाल से जाता है और नियत समय से 30 मिनट विलम्ब या विलम्ब होना चाहिए, विलम्ब का मतलब देरी से पहुंचता है, परंतु जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, हालांकि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा लिखा नहीं है पर वो ये कह रहा है, परंतु जब वो 6 की चाल से जाता है, यानी वही है जो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। तो 6 की चाल से जाता है तो 5 मिनट विलम्ब से पहुँचता है। तो घर से विद्यालय की दूरी एक्चुअल में क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपने देखा होगा विभिन्न परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है, अगर आपको दूरी निकालनी है ना तो हम ये कर देंगे,
इस प्रकार के क्वेश्चनों में चालों का गुणनफल, यानी चालों का गुणनफल कर देंगे, बट्टी में चालों का अंतर कर देंगे, चालों का अंतर, ठीक है, और इनटू समय, ये वाला फॉर्मूला लगता है इस प्रकार में। जैसे कि विलम्ब विलम्ब हो रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों के जो आपके समय दे रखे हैं घटा देंगे। अगर यहाँ पे कहता है विलम्ब हो रहा है, एक में जल्दी पहुँच जाता है, तो निश्चित तौर से फिर हम उन दोनों को जोड़ देते हैं। ये टर्म, यानी ये टर्म यूज की जाती हैं इन क्वेश्चनों को करने में। तो ओवरऑल हमने तो दूरी ज्ञात करनी है, तो चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर इनटू समय करेंगे। तो देखिएगा चालों का गुणनफल मतलब ये 5 और ये 6, तो इन दोनों का गुणनफल बट्टे इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब समय कितना दे रखा, 30 मिनट देरी से पहुंचता है, और फिर 5 मिनट भी देरी से पहुंचता है, तो ओवरऑल देखें तो 30 माइनस 5, ये हमेशा ध्यान रखना मिनट में दे रखा है तो इसे घंटे में चेंज कर लेंगे। तो 30 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 में से 5 जाएगा तो 25 बट्टे 60 हो जाएगा। तो इसे मैं उठा के 25 बट्टे 60 कर लेता हूँ। अब ये वाले हमें काट पीट करनी है, ये हो जाएगा इधर 30, तो 30 गुणा 25 बट्टे 60, 30 से काट दीजिए 60 को 2 से इसे काटेंगे तो 12.5। तो ओवरऑल यहाँ पर दे रखा है 12.5 किलोमीटर की दूरी निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी संपदा के 4/5 भाग का मूल्य दे रखा है ये इतने रुपए, तो बताइएगा 3/भाग का मूल्य क्या होगा। सिंपल ही है, क्या करना है आपको, 16,800 है ना, ये संपदा का भाग दे रखा है, तो इसे है जब संपदा का 4/भाग है, इसमें 4/5 का गुणा कर देंगे। कैसे, इसे बट्टी में डालेंगे। अब सुनिएगा कैसे डालेंगे, अगर ये चीज़ समझ में ना आई तो ये कह रहा था कि 4/5 भाग है ना का मूल्य दे रखा है आपको 16,800, तो एक का भाग का मूल्य क्या होगा, तो फिर हम 16,800 है ना, इसमें फिर 4/5 लिखेंगे, जो तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाती है, ये चीज़ आप भी जानते होंगे। तो ये टोटल निकल के आया। अब ये निकल के आया गया। अब ये कह रहा है कि बताइए तो संपदा के 3/भाग का मूल्य क्या होगा, तो हम डायरेक्टली इसका गुणा कर देंगे, किसका, 3/7 का। तो देखिएगा काट लीजिएगा, 4 से काटें, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ये 4200 आया। ये 7 से काटेंगे, 7 चौक 42, ये 600 आया। 600 गुणा 3 करेंगे तो नहीं, अभी ये 5 भी बच रही है, तो एक्चुअली में बचा क्या था, 600 गुणा 5 गुणा 3, यही तो बचा था। 6×5 30, ये 3000 गुणा 3 करेंगे तो ये आएगा 9000। 9000 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये मैंने खुद से किया है 2 बार, तो मेरा जो आंसर है ना कहीं ये आ रहा है कितना आ रहा है, 24,732 आ रहा है मेरा आंसर पॉइंटों में। कुछ ये कोई डाटा 2 अंक आ रहे हैं, तो मैंने ये करके देखा था उस हिसाब से। ठीक है, तो मैं फिर देखो इसमें आंसर पे तो यूँ नहीं जा पाएंगे कि कोई नज़दीक आंसर दिखाई नहीं दे रहा है इसका। 24 की बात करें तो देखो ये 23 के भी पास है और इसके भी पास है, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला आंसर हम पर निकला नहीं। आप खुद से करके देख लें, ठीक है, जितना भी आए आप देख लेना। और जो मैंने किया है बता देता हूँ कैसे किया था। जो आंसर मेरा 24,732 पॉइंट कुछ आया था। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, करना कैसे है। ये करा कि ABC ने प्रत्येक ने 20,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। ABC ने, प्रत्येक ने कह रहा है, तो यानी इसका मतलब A अनुपात B अनुपात C, सभी ने 20,000 रुपये लगाए, तो 20,000, और B ने भी 20,000 और C ने भी 20,000 रुपये लगा दिए। अब ये कह रहा है कि 5 महीने बाद A ने 5,000 रुपये, B ने 6,000 रुपये निवेश करता है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो 20,000 रुपये थे ये 5 महीने के लिए तो थे ही, क्योंकि 5 महीने बाद इसने 5,000 रुपये और लगा दिए, तो इसका मतलब ये अब कितने हो गए, 25, तो 20 पहले के और 5 ये 25। अब ये कितने महीने के लिए होंगे, ये 7 महीने के लिए। क्यों, ध्यान दें कि वर्ष के अंत में उन्हें इतना लाभ हुआ तो 1 वर्ष के लिए लगाए गए थे, तो इतने तो लगाए 5 महीने के लिए, इतने लगाए हैं हमने 7 महीने के लिए। इसी प्रकार B के में 6,000 रुपये जोड़े 5 महीने बाद, यानी 20,000 रुपये 5 महीने के लिए, और बाकी इसमें 6,000 और जोड़ें तो ये 26,000 हो जाएंगे, और 26,000 रुपये 7 महीने के लिए। लेकिन C के में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, केवल उसके तो 20,000 रुपये लगे हुए थे, कितने दिनों के लिए, 12 महीने के लिए, क्योंकि वर्ष की बात कर रहा है तो इसने कोई चेंजिंग नहीं किया है। अगर आप इसके जो भी डाटा आएगा उसे देख लेना करके। मेरा तो आंसर ये आया था 24,700 कुछ है। ठीक है,
तो इसमें कोई भी ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप खुद से देख लो, हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो रही हो, तो आप खुद से देख लें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि एक्स और वाई व्यापार में साझेदार करते हैं। तो एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए, वाई का लाभ है वो 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था। देखो ये आपका साझा टॉपिक दे रखा है, इसमें आपको साझा यानी पार्टनरशिप, उससे क्वेश्चन बना है। तो देखो इसे करेंगे कैसे, मैं बता देता हूँ। एक्स वाई ने व्यापार साझा किया था, तो एक्स वाई ने जो व्यापार है वो साझा यानी व्यापार प्रारंभ किया था। ये एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये वाई की। ये कह रहा है कि एक्स की पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए। एक्स की पूंजी 1/3 भाग कितने महीने के लिए, 9, क्योंकि जो पूंजी होती है उसमें समय का गुणा कर देते हैं। तो इधर देखें भाई, इसमें तो कोई कुछ भी चीज़ दे नहीं रखी है, ना तो समय दे रखा है ना पूंजी, तो एक्स मान लेते हैं। अब ये तो हो गया क्या, पूंजी। अब ठीक है पूंजी। अब इसके बाद लाभ की बात करें, यहाँ पर लिख लेते हैं लाभ। लाभ दे रखा है बाई का, कि बाई का लाभ है 2/5 भाग दे रखा है, ठीक है। इधर दे नहीं रखा कुछ, तो इधर नहीं दे रखा तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि क्योंकि डबल यहाँ पे भी एक्स मान ली, तो फिर यहाँ पे एक्स मानेंगे तो फिर 2 अचर राशि नहीं मान सकते, तो इस वजह से 1 माने। अब देखिएगा एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप समय बराबर देखें, सूत्र होता नहीं, समय बराबर क्यों, लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है कि पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय होता है, ठीक है। तो एक्चुअली हमें समय ज्ञात करना है, तो हम समय को रखेंगे यहाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, लाभ बटे पूंजी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में हम अब करना क्या है कि समय बराबर ज्ञात करना है, तो हम अब इसे नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमने समय बराबर रखा है एक्स की वैल्यू और वाई की। अब देखिएगा जो डाटा दे रखा है उसी के अनुसार चलेंगे। यहाँ देखिए ये सूत्र निकल के आया ना, इससे करेंगे। तो लाभ, इसका लाभ कितना दे रखा है पता नहीं, लेकिन 1 मान लिया। इसके बट्टे में पूंजी देखिएगा, इसकी पूंजी निकल के आई थी 3 से, इसका गुणा काट देंगे तो 3 बार ये 3 आई थी, तो बट्टे में 3 रख देंगे। अनुपात बाई की वैल्यू देखिएगा, लाभ कितना है बाई का 2/5, और इसके भी बट्टे में पूंजी कितनी है, यहाँ पर हमने एक्स मानी थी। इसे काटा पीटी कर लेना, तो इसकी जो काटा पीटी करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी और 3 महीने। अब खुद से भी कर लेना इसी प्रकार। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमें पूछा था कि बाई ने धन है कितने महीने लगाया था, तो उसने 3 महीने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। अब ये मत करना कि एक्स ने अगर 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगा दिया है, और वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो वर्ष में 12 होते हैं, तो 12 में से डायरेक्टली आप 9 घटा के 3 करते हैं, ऐसा नहीं है। ये डाटा है चेंज हो के आएगा, जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखना इस बात का। अब देखो मैथ के भी हमने कर लिए, तो और ये भी कर लिए थे साइंस के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। ये जैसे कि आपकी पॉलिटी शब्द है ना, यानी जो आपकी राजनीति विज्ञान बोल सकते हैं, तो इसमें राजस्थान पॉलिटी के आएंगे 5 क्वेश्चन, और आपकी इंडिया पॉलिटी के आएंगे 5 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति पर भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले चित्र किसने बनाए थे, तो वो आपके नंदलाल बोस ने बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 49 नंबर कि राजस्थान के राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी वो प्रभा राव हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 है। ये कहीं ना कहीं आपके, अब देखिएगा जैसे वर्ष 2023 तक अब तक कितनी बार विधानसभा अपने कार्यकाल को पूर्ण करने से पहले भंग हो चुकी है, तो ये हो चुकी है आपकी 3 बार। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद हटाने से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके अनुच्छेद नंबर 217 ख में ये संबंधित होते हैं, यानी संबंधित है कि किसे आप राजस्थान के हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम नियम संगठनों पर लागू नहीं होता है, किन पर नहीं लागू होगा, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित हों या CERT से संबंधित हों या आपके एनफोर्समेंट निदेशालय संबंधित हो या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, ये चारों ही है
आपकी सूचना के अधिकार से संबंधित नहीं है, यानी ये इनके अधिकार में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इन पर लागू नहीं कर सकते सूचना के अधिकार को। नेक्स्ट देखिएगा 53 नंबर, दल बदल संबंधी निरर्हता युक्त विधानमंडल का सदस्य मंत्री पद निरहत को हो जाता है तो उसके प्रावधान किस में निहित होते हैं? दल बदल से संबंधित, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके 164 वन और ख भाग में संबंधित है। ये कह रहा है भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार है सभी को, कठोरता और इसमें लचीलेपन का मिश्रण है, लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था इसमें नहीं है। किसके? भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द की परिभाषा सम्मिलित नहीं है, यानी क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं होगी वो हो जाएगी न्यायपालिका। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधार सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नंबर ये 38, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट जो है 57 नंबर, कि स्वर्ण समिति के कितने मदों को नागरिक के मूल कर्तव्यों के रूप में संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया गया था? तो ये सुझाव दिया गया था आपको 8 मूल कर्तव्यों के रूप में संविधान सभा में शामिल करने का सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 है, ऊर्जा एवं स्वच्छ आयु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी वर्ष 2025 की पहली 6 छमाही यानी छमाही रिपोर्ट में भारत का सबसे प्रदूषित एवं सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर था अगर देखें तो वो हो जाएगा आपका बर्निहाट, और जो स्वच्छ शहर था वो कौन सा? आइजॉल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 59 नंबर। इसमें पूछा गया है आपसे, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी डिजाइन वाले ड्राइविंग सपोर्ट वेसल फिल इन द ब्लैंक्स को विशाखापट्टनम से भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो वो INS निस्तार को कह सकते हैं शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 7वें कह सकते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक है वो किस राज्य ने जीते थे? तो वो महाराष्ट्र ने जीते थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की थी? तो वो कहीं ना कहीं आपके VR गवाई। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि 3 से 5 अप्रैल तक स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो भारत के मंडप नई दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी प्रारंभ की थी। कहाँ पर? बीड बापड़ में। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो है 64 नंबर, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो जब भी पेंटिंग की बात होती है तो मोस्टली वही है सागानेर जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 है, 17 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 पुरस्कारों के तहत दिए जाने वाले सुपर स्वच्छता लीग सम्मान राजस्थान के किस जिले को नवाजा था? तो ये डूंगरपुर को नवाजा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जून 2025 में चांगवॉन दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 राजस्थान के किस खिलाड़ी को व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये रुद्रांश खंडेलवाल है ना, इन्होंने जीता था। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार की गजट नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान की फिल इन द ब्लैंक्स को भारतीय मसाला बोर्ड के अंतर्गत आधिकारिक रूप से 53वें मसाले के रूप में अधिसूचित किया था। तो इसमें से कौन सा मसाला था? वो संबंधित हो जाएगा पान मेथी। क्वेश्चन नंबर 68 है, पश्चिमी मरुस्थल में हवा के साथ आगे की ओर स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? उसे दरियन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान के किन जिलों में काली मृदा पाई जाती है? तो मोस्टली दक्षिणी पूर्व बोले, ठीक है, या हाड़ौती प्रदेश बोले, तो वहीं पर तो ऑप्शन नंबर कोटा बूंदी हो जाएगा।
ये कह रहा है कस घास सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है। जो कस घास है ना, ये आपके है भरतपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के तहत कौन सा है उपार्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें नागौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा भूजल ब्लॉक से संबंधित नहीं है। अगर आप इसमें से देखें तो ये हो जाएगा कि जो न्यून संदोहित है ना, ये संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो हो जाएगी बनास। ये कह रहा है जखरौद झील कहाँ पर है, तो ये जखरौद झील है, ये संबंधित हो जाएगी आपके ये बाड़मेर से संबंधित हो जाएगी। नहीं, बाड़मेर से नहीं होगी, ये आपकी नागौर से संबंधित हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, एक्चुअली में क्या है कि थोड़ा कन्फ्यूजन का मामला बन रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप देख लेना कि जखरौद झील है, या हो सकता है ये बाड़मेर में हो या डीडवाना कुचामन, इन दोनों में से कोई ना कोई राइट आंसर होगा। बाकी एक क्वेश्चन और है, देखो ये वाला है ना, ये कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में उप आर्द्र इसमें से जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला है। देखो ये नागौर नहीं होगा, इसमें टोंक होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी तो मैंने सभी के सही बताएं, बाकी और भी देख लेते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखना, जखरौदा झील है ना, मैंने बता दिए, दोनों में से कोई ना कोई सही होगा। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे आप खुद से देख लेना। ये कह रहा है काली तीर लिफ्ट परियोजना किस जिले में पेयजल उपलब्ध के लिए चलाई गई थी। तो ये आपकी काली तीर लिफ्ट परियोजना किस जिले में पेयजल उपलब्ध, काली तीर का मतलब ये धौलपुर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 76। इसमें पूछा है कि राजस्थान के औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नज़दीक जिले कौन है। यानी ओवरऑल कहे तो राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनकी जो औसत जनसंख्या घनत्व है ना, वो लगभग में बराबर सा है, यानी कह सकते हैं नज़दीक हैं। तो वो हो जाएगा दौसा, और कौन सा हो जाएगा, दौसा नहीं होगा, इसमें होगा फिर सिरोही और टोंक। इनकी आपके औसत जनसंख्या घनत्व है वो नज़दीक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से किस जिले का सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात ग्रामीण है वो पाया गया है आपके बांसवाड़ा में। सही है ना, तो ऑप्शन नंबर फिर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के निर्माण हेतु सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपकी की गई थी 1960 में। पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के ज़िले से में नहीं गुजरता है, तो वो सवाई माधोपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी लिफ्ट नहरों के संदर्भ में असुमेलित पहचानी है। यानी आपसे कह रहा है, एक तरफ तो लिफ्ट नहरें दे रखी हैं और जिले कौन सी संबंधित नहीं है, हमें वो पहचाननी है इसमें से। तो जैसे कवरसेन लिफ्ट परियोजना है तो गंगानगर और आपके बीकानेर से संबंधित है। करणी सिंह लिफ्ट परियोजना जोधपुर और बीकानेर से संबंधित है। पन्नालाल या बारूपाल लिफ्ट परियोजना है, ये बीकानेर नागौर से संबंधित। जो जयनारायण व्यास लिफ्ट परियोजना है, ये बीकानेर से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान राजस्थान में कितनी रामसर साइट हैं। पहले 2 थी, अब 2 और ऐड कर दिए तो 4 हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82 है, वो कुछ इस प्रकार पूछा है आपसे। ये कह रहा है कि ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2021 की तुलना में वृक्षावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये हुई है 4.61, यानी 7 मतलब 4.61% की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इंडियन क्रीमर किस जिले का वन्य जीव शुभंकर बनाया गया है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके धौलपुर से। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण तो 826 है, लेकिन पश्चिम से पूर्व बोले या पूर्व से पश्चिम बोले तो इसकी 869। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अरावली की चोटी है। उत्तरी अरावली यानी उधर सीकर वगैरह आपकी जयपुर में संबंधित हो जाएगी, तो वो हो जाएगी बिलारी। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि
इसके बाद है आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि आइडेंटिटी द टेंस ऑफ सेंटेंस। आप बताइएगा, इसमें पहचान कीजिएगा कौन सा सेंटेंस है, किसमें सी हैज बीन वेटिंग। आप देख रहे होंगे जिसमें हैज और बीन आ जाए और मुख्य क्रिया होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए, तो ये किस टेंस की पहचान है। तो हम इसे कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें कह सकते हैं 3 सही हो जाएगा। इसकी पहचान और भी है, फोर और सिंस आएगी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, फोर और सिंस। तो इसमें सिंस दे रखी है, ओ सॉरी क्यों फोर दे रखी है, 4 2 आवर 2 घंटे से अब वो वेट कर रहा है। तो ओवरऑल देखें तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैज। तो ओवरऑल देखें तो इसमें पास्ट इंडेफिनेट है, ठीक है। तो फिर इसमें कौन सा आएगा, तो हम ये कहेंगे इसमें फिर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन हैज लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 88 नंबर में कह रहा है इसका नरेशन यानी डायरेक्ट दे रखा है, इनको इनडायरेक्ट बताना है कि सी सेड आई हैव कंप्लीट माई वर्क। ये दे रखा है आपको डायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट बनाना है कौन सा होगा। ओवरऑल आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे सी सेड दैट। अब देखिएगा इसमें कौन सा टेंस दे रखा है, परफेक्ट, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अब आपको द पुलिस कॉट द थीप चेंज द वॉइस, यानी ये आपको एक्टिव पैसिव वॉइस दे रखा है, इसे एक्टिव दे रखा है, पैसिव में चेंज करना है। द थीप जो सॉरी द पुलिस कॉट द थीप ये दे रखा है एक्टिव, इसका पैसिव क्या होगा, हम ये कहेंगे द थीप, क्योंकि ये आपके पास इंडेफिनिट दे रखा है तो ये हो जाएगा द थीप वाज कॉट बाय द पुलिस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अब चेंज करना है आपको असर्टिव में, किसी हाउ ब्यूटीफुल मतलब हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, इसमें आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। तो अब बताइएगा इसमें से कौन सा इसमें सेंटेंस होगा असर्टिव, तो ये संबंधित हो जाएगा द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि जब मैं पहुंचा वह सो रहा था। तो इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जब मैं पहुंचा तो वो सो रहा था। तो ऑप्शन नंबर देखिए ध्यान से 2 नंबर, व्हेन आई रीच्ड जब मैं पहुंचा, ही वाज स्लीपिंग वो सो रहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 92 नंबर देखिए क्वेश्चन, द बॉय वाज एक्यूज्ड फिल इन द ब्लैंक स्टीलिंग द पोस्ट। तो इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। हम कहेंगे द बॉय वाज एक्यूज्ड ऑफ, इस पर ऑप्शन नंबर 3 सही आएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें पूछा गया है आपसे 93 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो कि ही वॉकड फिल इन द ब्लैंक्स द रिवर एंड एंजॉय द ब्रिज। तो इसमें देखें तो इसमें आ जाएगा एलोंग, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स 2 जगह दे रखे हैं, ठीक है। तो इनमें बताइए कौन सा आएगा। आर्टिकल ही पूछा है इसमें 94 में, ही इज द यूनिवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे हो जाएगी कि ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड ऑल्सो वर्क एज अ असिस्टेंट। तो असिस्टेंट देखे हैं तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एन आएगा। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी पहले में यूनिवर्सिटी से पहले ए आएगा और असिस्टेंट से पहले आपका एन आएगा। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, इसमें पूछा है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द 2 ब्रदर्स इज हार्ड वर्किंग। तो हम कहेंगे बोथ ऑफ, यानी बोथ ऑफ 2 ब्रदर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपको मेक द करेक्शन इन द अंडरलाइन सेक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस इफ इक्वाल्ड, इफ नॉट चूज द ऑप्शन 4। एक्चुअल में क्या है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट। तो फॉरवर्ड अजय फॉरवर्ड टू मीट है ना, इसकी जगह पर क्या आएगा इसमें से ये बताना है।
ठीक। तो हम ये कहेंगे इसमें होगा आई एम लुकिंग, कह सकते हैं फॉरवर्ड टू मीटिंग, ऐसे बोलेंगे, मीटिंग टू मीट यू। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से आपको पंचुएशन बताना है, जो चिन्ह होते हैं ना वो, कि जैसे ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो आप बताइएगा इसमें पंचुएशन बताना है कौन सा सही होगा। ओवरऑल आप है सभी को देखें ऑप्शनों को, तो हम कहेंगे सी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ये वाले इसमें चिन्ह आएंगे, तो ऑप्शन नंबर वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको बताना है कि ही कुड नॉट फिल इन द ब्लैंक्स द प्रेशर ऑफ एग्जाम, तो हम ये कहेंगे इस पर होगा कि बियर, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अब द एक आपको ये टर्म दे रखी है, इसका हिंदी अनुवाद बताना है आपको। ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि द टर्म दे रखी है एडजोर्नमेंट इन पार्लियामेंट प्रोसीड मीन्स, यानी जो ऐसे एडजोर्नमेंट बोलेंगे तो इसका मतलब होता है स्थगन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बाकी तो हमने हिंदी के ये क्वेश्चन कर लिए थे। ओवरऑल देखिएगा इसमें जो आपकी 8 या 9 सब्जेक्ट आती हैं तो उनके सभी के हमने क्वेश्चन किए हैं, और सभी के सिलेबस जो दे रखा है उसी के अनुसार 120 क्वेश्चन किए हैं। इसमें से एक क्वेश्चन था ना, वो आपकी जकरोत झील है, वो वाला क्वेश्चन है, उसे आप देख लेना। बाकी मैंने 121 क्वेश्चन, वो जो 121 के 119 क्वेश्चन कराने की कोशिश की। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।